हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 8वें वीडियो में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह जो हम लोग सेशन चला रहे हैं इसका नाम है मिशन एएलपी और टेक्नीशियन, और इसमें हम लोग पर डे 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आते हैं और इस मिशन में हम लोग 40 सीरीज करने वाले हैं, यानी कि 40 वीडियो करने वाले हैं। और 40 वीडियो में से ये आज का 8वां वीडियो है। तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है। और ये स्टेज 1 और डेट 13/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और उस दिन शिफ्ट 2 में यानी कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया यह सवाल है। तो चलिए देखते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले एक 5 मीटर ऊंचा मैं प्लेटफॉर्म बना दे रहा हूं। मान लीजिए ये 5 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके दूसरे साइड में एक टावर है, ठीक। अब देखिए, यह 5 मीटर का है तो यह भी 5 मीटर का होगा, और यहां से अगर हम यहां पे मिलाते हैं तो यहां से देखिए, यहां से यहां देखने पर, ठीक है, उन्नयन कोण बनता है, यानी आंखों पर उन्नयन कोण बनता है। तो यहां उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। आप देख सकते हैं यहां पे प्रश्न में बोल रहा है, और कह रहा है कि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी, यानी कि यहां पे प्लेटफॉर्म है और ये टावर है, इसके बीच की दूरी जो है वो 40√3 मीटर का है। तो अगर हम इसको निकाल लेते हैं यहां से यहां तक और इसको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मान लीजिए इसको हम ए बी सी डी और ई मान ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको निकालना है और यानी लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है तो हम लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो लंब बटा होता है आधार, यानी कि BC, और बटा में लिखेंगे 40√3। अब ध्यान दीजिए, tan 30 है तो tan 30 का मान होता है 1/√3। आपको समझ में आया, ठीक है। अब इससे ये कट गया तो BC बराबर हमारा क्या निकल गया भाई? 40 मीटर। अब ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक 40 मीटर निकला और ये 5 है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना बना? 45 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 45 मीटर, क्योंकि टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा हुआ टावर, ठीक है, और यह है प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब समझ रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न को हल करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम करेंगे तो यहां पे 4 बनेगा और फिर यहां पे 8, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 और यहां पे हो गया 20। जब इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा 12 और यहां पे है भागा में 24, ठीक है। तो जब भाग करेंगे तो ये -2 बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर -2 हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, इसका अगला क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि 2 पाइप है, एक पाइप 37.1/2 में भर रहा है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये 75/2 होगा। 37/2 मतलब 37.1/2 को हम 75/2 लिख सकते हैं। तो अब इसकी इफिशियंसी जो होगी, मतलब ऐसे लिखेंगे, अब इसको उलट करके, ध्यान रहे। और यहां पे 45 है तो इसको लिखेंगे 1/45। आप समझ पाए होंगे? आ रहा है ना समझ में? ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखिए। जब इसका और इसका एलसीएम निकलिएगा तो ये निकलेगा 225। क्या निकलेगा? 225। अब देखिए,
75 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 225 आएगा, ठीक है। तो 5 बार या 3 बार, 3 बार, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 इसकी इफिशियंसी होगी, और 5 बार में ये आएगा यानी 5 इसकी इफिशियंसी होगी। यानी कि जो ए है वो 6 का इफिशियंसी से भर रहा है और बी है जो 5 की इफिशियंसी से भर रहा है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों पाइप अगर खुले हो तो टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को डैश मिनट बाद बंद कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो 30 मिनट पूरा का पूरा काम किया है, तो ए का जो 30 मिनट का कार्य है 180 होगा, 6 तिरका 18 यानी कि 180। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस 180 को इसमें से घटा लेना है, यानी 225 माइनस 180 करेंगे, ठीक है, तो यहां पे बच जाएगा 45। अब ये 45 यूनिट काम को कौन किया है? बी किया है, तो 9। इसका मतलब है कि बी को 9 मिनट तक चलाया गया है और उसके बाद बंद कर दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9 मिनट। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 36, 72 और 126 का मसा कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं मसा के जैसा, और एक गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो 36 दूनी 72, ठीक है, ये खत्म हो गया, फिर 36 से भाग करेंगे 126 में, ठीक है, तो 36 तिरका होता है 108, बच गया क्या? 8 और 1 18, और फिर यहां पे 36, तो 18 दूनी 36। जिस नंबर से कटता है वही मसा होता है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का मसा जो है यानी HCF जो है वो क्या निकलेगा? 18। तो यहां है उसका आंसर, देख सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन 5वां और 6ठा देखते हैं क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वृत्त बनाना है यानी सर्कल। इसके अंदर आपको एक वर्ग बनाने हैं, ठीक है, वर्ग बना लीजिएगा और एक विकर्ण डाल दीजिएगा। और जो ये विकर्ण है इसको हम मान ले रहे हैं, विकर्ण को मान लिया वर्ग का विकर्ण बराबर क्या मान लिया? a 2a मान लेता हूं। अब यहां पे इसका जो केंद्र होगा इसके हिसाब से ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, हाँ या ना। अब कह रहा है कि इसके अंदर एगो समषटकोण बना है यानी कि एगो चौभुज बना है, ठीक है। आप गिन सकते हैं 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, अब इसकी जो षष्ठकोण है इसकी भुजा को हम मान ले रहे हैं a। षष्ठकोण की भुजा को हम क्या मान ले रहे हैं? a। और उसके विकर्ण को यानी वर्ग के विकर्ण को हम क्या मान लिए हैं? 2a। तो अब देखिए, जब हम सोचेंगे कि वर्ग की भुजा क्या होगी तो वर्ग की भुजा होता है क्या? वर्ग का विकर्ण बराबर विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। तब विकर्ण हम ले लिए हैं 2a, क्या ले लिए हैं? 2a। तब भुजा हम निकालने का प्रयास करेंगे तो ये गुणा में है तो चला आएगा बटा में, ठीक है। यानी कि भुजा हमारा क्या निकल गया? वर्ग की जो भुजा है वो निकल गई 2a बटा रूट 2। अब देखिए, जो षष्ठभुज होता है इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर और 6 से गुणा, जैगो भुजा रहता है उतना से गुणा। अब देखिए ध्यान से, एक तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया षष्ठ कोण का यानी षष्ठभुज का, और एक हमारा निकल गया किसका? वर्ग का। अब ये वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहेंगे तब भुजा स्क्वायर करना पड़ेगा,
यानी इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और बटा में होगा 2। और यहां पे जो षष्ठकोण है इसका क्षेत्रफल हमने यहां इतना लिखा हुआ है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, इसी से हमको रेशियो ज्ञात करना है इतना का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, रेशियो निकाल रहे हैं। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 2 में 2 से गुणा करिएगा, यहां पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और ये a से ये a कट जाएगा, यानी कि इस साइड में बच गया 4 और इधर बच गया 3√3। तो इस प्रश्न का आंसर यही होगा। आराम से इस प्रश्न को समझाए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न उनसे गलती हो ही जाते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा समय लेकर के समझाए हैं। और ध्यान रखिए, जितना हार्ड क्वेश्चन बनता है रेलवे एग्जाम में, नॉर्मलाइज में उतना ही अधिक मार्क्स बढ़ता है। तो आप ये मत सोचिएगा परीक्षा में कि मैं इसे छोड़ कर जाऊंगा। हाँ, छोड़ करके जाइएगा, जब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसे जरूर बनाइएगा, ताकि आपका नॉर्मलाइज में अधिक से अधिक मार्क्स बढ़े। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 250 38% क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे 250, और 38 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। मैं कहूं कि अगर यहां पे 25 दहा के 250 और 25 चौके 100, तो आप मानोगे हाँ। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, और ये 2 से काटोगे 19, 19 पंचे 95। इसमें कुछ कलम चलाने की जरूरत है ही नहीं, 95 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का 4 अनुपात 3√3, तो यहां पे है, देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है, करने का बात है। तो देखिए, सेक थीटा बराबर 4 माइनस हम टेन थीटा लिख रहे हैं, यानी इसको इधर ला करके अब दोनों को वर्ग कर रहे हैं। वर्ग 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 मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग करने पर ध्यान रखेंगे, अब यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 16 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन थीटा, यानी कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, इधर लेके आएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस 16 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 16 होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों को कैलकुलेट करके हम डायरेक्ट लिखेंगे 15, यानी कि माइनस 15। समझ में आ गया ना, समझ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन है तो थोड़ा सा कम लिखना जरूरी है और ज्यादा बनाना जरूरी है। अब यहां पे देखो, ये कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर निकल गया 17/8। ये टेन थीटा का वैल्यू हो गया। अगर आप ट्रिपलेट सीखे नहीं हो तो मेरा जाओ वीडियो देखो, और वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ए बी और सी इसको मान लेते हैं, और टेन का होता है तो लंब बटा आधार, तो 15/8, तो 15/8 यानी 15 और 8 है, तो यहां पे आ जाएगा 17 ट्रिपलेट में। अब ध्यान दीजिए, अब पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि 17/8 माइनस टेन थीटा बराबर क्या निकाले 15/8, 15/8। तो अब इसको जैसे हम घटाएंगे तो ये बनेगा 2/8, और जैसे ही 2/8 बनेगा तो इसको काटेंगे तो 1/4, और 1/4 का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर दुख की बात है, ठीक है, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। अब आइए आगे, यहां पे देखिए, यदि 19 गुणे 23 बराबर यहाँ पे 437 हो तो इतना का मान बताइए। तो इसे कुछ मतलब नहीं रखना है, यहां आओ, 190 और 23/1000, बोलो हाँ या ना, यानी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 3 जीरो आएगा। अब बताओ 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा कि नहीं, हाँ जाएगा। अब कहोगे सर 19 गुणे 23 तो मिल ही गया मुझे, इसका वैल्यू कितना है 437, यानी ऊपर वाला का वैल्यू हो गया 437, अब बटा में नीचे है 100। जब इसको डिवाइड करोगे तो 4.37 बनेगा हमारा, तो 4.37 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण इतना बराबर इतना का सिर्फ एक ही पुनरावृत्ति मूल हो तो ए का धनात्मक मान क्या होगा। अब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ में आता है,
और टफ में आता है, अगर ये बना करके आप आते हैं तो नॉर्मलाइज में आपका मार्क्स बहुत अधिक बढ़ेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बता रहे हैं। आइए देखिए, कह कि यदि समीकरण इतना कितना 3x², अब इसके जात वाले को इधर ला लीजिए, यानी ax², यहां पे है -ax, इसके जात वाले को इधर ले आ लीजिए 2x, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे है 6, प्लस में है 6, और इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस में 2 बराबर में 0, इधर का सब इधर आ गया, यानी 0 बच गया। अब देखो दोनों में x है, तो 3 - a और x², माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और दोनों में x है तो a - 2, और यहाँ पे x रख लेंगे कॉमन में, और यहाँ पे जो है घट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 4, और बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करना है, कह रहा है कि एक ही मूल्य हो, क्या हो, मूल्य एक ही हो। इसका मतलब है कि d बराबर 0 है। तो d बराबर 0 कब होता है, जब b² - 4ac बराबर में 0 होगा, ठीक है। अब जैसे ही b² - 4ac बराबर में 0 होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको बराबर में ला, मतलब मैंने क्या किया कि यहां पे जो बराबर में 0 था, अब इसको उठा करके इधर कर लिया, समझ में आया। आ जाइए, अब -b² के जगह पर क्या लिखना है, -a - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे माइनस नहीं, यहां पे प्लस होगा, क्योंकि कॉमन ले लिया गया है, माइनस जो है कॉमन आ गया है, ठीक है। तो याद रखिए अब प्लस होगा, और फिर बराबर में क्या होगा, देखो यहां पे 4ac, तो 4 लिखेंगे, a का मतलब क्या है भाई मेरे, यहां पे 3 - a, और c का मतलब है 4। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो बचा इसका स्क्वायर करना है, तो a² + 4, यानी कि प्लस b², अब प्लस में 2ab, यानी कि 4a बराबर, यहां पे देखिए 4 चौका 16, और 3 - a, अब कुछ नहीं करना है, अब आ गया आंसर बस। यहां पे a² प्लस में 4 प्लस में 4a बराबर 16 × 48, और -16a, बस अब कुछ नहीं करना है, बस बन गया है। आगे देखिए, यहां पे a² है तो मैंने a² रख लिया, नो टेंशन। यहां पे 4a है, और यहां से इधर ये 16 आएगा, तो 16 और 4 20a हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए 48 है, इधर आएगा तो ये बन जाएगा -44 बराबर में 0, क्योंकि ये प्लस में 4 है और ये माइनस में आएगा तो घट जाएगा, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में तोड़िए, तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 22 लिख सकते हैं। 22 दूनी क्या होता है, 44, 22 दूनी क्या होता है, 44। 2 और 22 में हमने तोड़ा, अब प्लस में आंसर ले आना है, ठीक है। किसमें आंसर लेके आना है, प्लस में, ठीक है। यहां पे देखिए आपको कुछ नहीं करना होगा, 20 लाना है तो एगो माइनस में देंगे और एगो प्लस में देंगे। अब 22 में से 2 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, और दोनों को गुणा करने पर -44 भी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे जो रहता है उससे भाग करते हैं, तो यहां पे 1 है तो भाग करने से कोई दिक्कत होगा नहीं। अब इसका अपोजिट आंसर आता है, जो चिन्ह रहता है उसका अपोजिट आंसर आता है, यानी कि माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। और ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कहा है कि केवल हमको पॉजिटिव मान चाहिए, पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो धनात्मक में कौन है, 2 है, तो भाई मेरे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कर लेंगे, सी ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है। सबसे पहले एक दिन में घड़ी की जो सुइयां हैं वो 22 बार मिलती है, कितनी बार, 22 बार। अब कह रहे हैं कि एक सप्ताह यानी 7 दिन में, तो 22 सत्ते 154, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्त देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि आपका टाइम खाया जाए। और याद रखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आते हैं तो आपको नॉर्मलाइज में अधिक मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि आप कितने टैलेंटेड है कि इतना बड़ा प्रश्न प्राक दिए हैं। तो चलिए, कह रहे कि पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी का रहने वाला है, वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर चलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखें कि ये एक पीटर है
और एक पॉल है, ये इधर से चलता है और ये इधर से चलता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है बस, और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कहीं पे मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मिलने के बाद, यानी कि जहां मिल जाते हैं उसके बाद पीटर को 13 घंटे का समय लगता है अपने गंतव्य तक जाने के लिए। यानी कि यहां ये कहीं पे मिलते हैं और उसके बाद ये यहां से चलता है तो इसको 13 घंटा लगता है। फिर ये जहां मिलता है उसके बाद से इसको, ठीक है, 6 घंटा का समय लगता है। तो कह रहा है कि अगर पीटर की गति क्या हो, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताना है कि पॉल की गति क्या थी। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, S1 बटा S2 लिखना है, यानी स्पीड 1 बटा स्पीड 2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 बटा में T1 लिख देना है। इतना कर दीजिएगा, हाँ हो जाएगा। तो बस ये बन गया, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है आपको। अब जो एक व्यक्ति है S1 यानी कि पीटर, उसकी चाल जो है 30 और S2 का पता नहीं है, इज इक्वल टू रूट अंडर T1 बटा में T2 है। तो T1 जो है, सॉरी T2 बटा T1, तो 6 और बटा में 13.5, दशमलव हटाइएगा तो 0। अब देखिए 15 चौके 60 और 15 नवा 135, तो रूट के अंदर 4 बटा 9 है, तो इसका मतलब हुआ 2 बटा 3। अब ध्यान दीजिएगा, बन गया है 30 बटा में S2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या 2 बटा 3। क्यों? क्योंकि ये रूट अंडर 4 बटा क्या है, काटे ना, 4 बटा 9 है, तो अब इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। अब इसको काटेंगे 15 और 15 में 3 से गुणा करेंगे तो 45, यानी कि जो पॉल है उसकी जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। याद रखेंगे सूत्र, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इतना बड़ा प्रश्न बनाने में आपको सेकेंडो नहीं लगेगा। S1 बटा S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 बटा T1। बस। आइए दोस्त, फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन। गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। सबसे पहले रेशियो लिखता हूं 2:7। अब कह रहा है कि इस गूथे हुए आटे के 9 kg में, अब याद रखना है कि ये टोटल जो है 9 के बराबर है, तो 7 और 2 9, इसका मतलब है 9 से भाग करेंगे तो ये 1 मर्त में कटेगा, यानी कि 1 की इफिशियंसी 1 तो 2 की इफिशियंसी, यानी कि 2 kg चीनी है और 7 kg आटा है, आटा, ठीक है, ये चीनी है और यह आटा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ उसमें क्या कर रहा है, मिला रहा है, कुछ मिलाने से यानी कि X मिलाया है, जिसके कारण से जो है उसका रेशियो जो है वो 2:5 हो गया है, 2:5 हो गया है। तो बस इतना देखना है हम लोगों को कि ये मिलाया कितना है, ताकि 2 रेशियो क्या हो गया हमारा 5। अब कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले अगर x बटा y हम रखते हैं तो ये 2/7 हो गया, ठीक। अब क्या है कि इस x बटा y में कुछ क्या मिलाया है, चीनी मिलाया है, चीनी मिलाया है, तो ऊपर वाला चीनी है तो इसमें हम कुछ जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने जोड़ा p, ठीक है। तो अब इसका जो रेशियो है वो बदल करके क्या हो रहा है, ध्यान देंगे 2:5, ठीक है। तो जैसे ही 2:5 हो रहा है तो अब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे, 5x प्लस में 5p बराबर में 2y, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज समझना है कि यहां पे x बराबर में क्या हम लिख सकते हैं, तो 2y बटा में 7, ठीक है। तो यहां पे x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2y बटा में 7 प्लस में 5p, इसको उधर लेके चलिए, उधर, इसको इधर लेके आइए, तो -2y हो जाएगा और बराबर में इधर हो जाएगा -5p। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, ये 7 दूनी 14 हो गया, तो यानी कि -12 बटा में 7 और बराबर में -5p,
ये और ये कट गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो ये 12 बटा में क्या आया 75, 12 बटा 5 सते 35, सॉरी 35, 12 बटा में क्या आया 35। अब क्या है कि लग रहा है कि कहीं गलती हो रहा है, गलती हो रहा है। देखिए दोस्त, इसको आसान तरीका से बताता हूं, थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है। तो क्या है कि इसको मैं हटाता हूं, ध्यान से देखिए, ये ज्यादा लेंदी हो गया है, इसलिए सबसे पहले आपको देखना ये चीज है कि 2:7 दे रहा है, ठीक है, और ये कुल 9 kg का भार है। इसका मतलब है कि 2 kg और 7 kg है, तो 7 तो 2 9 kg हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि 2 और बटा में यहां पे 7 लिख रहा हूं, और इसमें कुछ चीनी मिलाया जा रहा है, x मिलाया जा रहा है, और इसकी जो रेशियो है वो बदल करके हो जा रही है 2/5। अब कुछ नहीं करना है आपको, तिरछा तिरछी मल्टीपल करना है। जैसे 2 पचे 10, यानी यहां का काम यहां कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 पंचे 10 और 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x, और बराबर में हो गया 7 दूनी 14। अब कुछ नहीं करना है आपको, 5x और इसको इधर लेके जाएंगे तो 14 माइनस 10, तो 5x बराबर में आ जाएगा 4, तो x बराबर में हो जाएगा 4/5। अब जैसे x बराबर में आपको निकला 4/5, तो इसको हमको अब केजी से ग्राम में बदलना, इतना केजी निकला है, अब इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। अब 1000 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 200, 2 पंचे 10, तो 4 दूनी 800 ग्राम हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। पहले वाला थोड़ा लेंदी हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 18 हो जाएगा। औसत है तो यहां पे 3 से भाग होगा, तो 3 जाकर 6 से गुणा कर जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पहली 2 संख्या का यानी x प्लस वाई का औसत जो है वो है 5, तो हम कह सकते हैं 10 हो जाएगा, यानी 2 से भाग करेंगे तो 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। और अंतिम 2 संख्या जो है, अंतिम 2 संख्या यानी y प्लस जेड, उसका औसत दे रहा है 8, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। अब क्या है कि जैसे x प्लस वाई का मान यहां पे 10 रखेंगे तो z का मान क्या निकल जाएगा हमारा 8, हाँ या ना, हाँ। फिर अगर y प्लस जेड का मान अगर हम यहां रखते हैं, y प्लस जेड का मान तो 16 है, तो 18 पर यहां है, तो घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, यानी x बराबर निकल जाएगा 2। अब देखिए, x बराबर 2, z बराबर 8, तो 8 और 2 10, तो एक और बचा y बराबर, वो है 8। तो अब ढूंढिए 2 8 8, ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न करें, निम्न को हल करें। सबसे पहले यहां देखिए, यहां से आइए, यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15, और 15 19 में से जाएगा, देखिए यह प्लस में 15 हो जाएगा, हाँ या ना, और 19 में से 15 चला जाएगा तो यहां पे बन जाएगा 4। आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक। अब इधर बच गया 4 और यहां पे है माइनस में 4, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 4 चौके गुणा करेंगे तो माइनस में बनेगा 16, याद रखेंगे। अब ये आगे बढ़िए, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 9 में भाग करेंगे मतलब 36 में भाग करेंगे 9 से, तो ये बनेगा 4, 4 में 8 से गुणा करेंगे तो -32, और यहां पे आया था -16 भागा में, तो भागा को गुणा में बदलेंगे तो 1/-16, माइनस से माइनस करेगा 16 दूनी 32, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2, देख सकते हैं बिना लिखे। आइए दोस्त, अब देखिए क्या होता है ना कि छात्र सब इतना बड़ा डाटा देखते हैं, प्रश्न को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, इतना इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। अब देखिए क्या है कि शहर ए का साक्षरता प्रतिशत वाट, शहर ए में जाइए, यहां पे है। अब देखिए साक्षर लोगों की संख्या कितनी है 50, 150, कितनी है 150, और टोटल जनसंख्या कितनी है 200, तो 150 और बटा में करना है 200, और गुणा में क्या करना है वो 100, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही। 00 से 00 कट गया, और ये 75 दूनी 150, यानी कि 75% इस प्रश्न का हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है।
आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 16 नंबर और 17 नंबर एक साथ देख लेते हैं। कह रहा है कि 2.3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़िए। 2 × 5 = 10 और 3 = 13, 13/5। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उलट दो तो क्या हो जाएगा 5/13। देखने की बात है, सोचने की बात है, कुछ नहीं। आइए यहां पे देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक 3 और 4 हैं तो सबसे पहले एक द्विघात बहुपद हम लोग निकाल लेंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए हो गया, बन गया। अल्फा इसको मान लीजिए और बीटा इसको मान लीजिए, बस। x² रख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 + 4 यानी 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 4 × 3 = 12। देखिए तो सेम टू सेम मैच कर रहा है। x² है माइनस है a है तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 7, ढूंढिए, आ गया। b की जगह पर कितना 12 मिला, लगाइए। आइए दोस्त 18 और 19 प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अगला वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहे कि यदि 1000 रुपया की एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सबसे पहला बात है कि आपको इसका 2 तरीका सिखा सकता हूं मैं, लेकिन आप अभी अभी एक सीखिए और एक जो सीखना है वो आप जाकर के मेरे चैनल पर इस तरह के वीडियो सर्च कीजिए, आपको मिलेगा और उसे देख करके सीख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, मतलब ये प्रश्न क्या है कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर होता है p × 1 + r/100 का पावर होता है t। अब यहां पे a जो है अमाउंट जो है 1331 है और p यानी कि जो मूलधन है वो 1000 रुपया है। तो इसको हम बाटा में लाते हैं, गुणा में आया तो बाटा में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा बाबू। 1 प्लस, अब देखो इसका बाटा का जोड़ अगर हम करेंगे इसको लिख सकते हैं 100 + r और बटा में 100, और यहां पे अगर पावर 3 आएगा क्योंकि 3 वर्ष की बातें हो रही है तो पावर 3 आएगा। जैसे यहाँ पे पावर 3 आया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 11 का क्यू है और यह 10 का क्यू है। तो इन दोनों को घेर करके एक साथ में हम क्या लिख सकते हैं, 11/10 का क्यूब बराबर में 100 प्लस में r बटा में 100। अब देखिए इसका भी पावर 3, इससे ये गया फिर इससे ये गया, 11 दहा के 110, 110 में से 100 गया तो कितना बचा 10%, यानी कि रेट कितना निकल गया 10%। अब एक सक्सेसिव आपको सिखाता हूं, जैसे 10% का सक्सेसिव आप लिखते हैं ना, ठीक है, तो 2 वर्षों में ये होता है 21%। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 10 10 20 और यहां पे 1 21। फिर एक बार और अगर 10% आप लेते हैं तो इसका सक्सेसिव जो होता है वो होता है कितना, तो वो होता है 31 और यहां पे भाग करेंगे तब प्लस में 2.1 यानी कि 33.1। अब जब इसको जोड़ेंगे हम लोग 1000 में तो 33.1 यानी कि 1331 बन जा रहा है अगर 1000 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो क्या है ना कि इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो सक्सेसिव लगा करके ही हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आपको ये सीखना है, ये आपको नहीं सीखना है, आपको ये जाकर के मेरे वीडियो पर सीखना है ताकि आपको फुल कंसेप्ट मिल जाए। आइए अगला, 2250 रुपये की राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष अगर एक नहीं भी लिखा रहे तो कहे से कितना ब्याज प्राप्त होगा। अगर इतना ही लिखा रहे तब समझ जाना है कि एक ही वर्ष का पूछा जा रहा है। अब क्या है ना कि इसका फॉर्मूला होता है PRT बटा में 100। तो आपको परीक्षा में फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट सेट करना है 2250 और यहां पे 3 और 100 बटा में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, हाँ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 3 × 5 = 15 और 22 × 3 = 66 और 1 67,
675 में 10 से भाग करेंगे तो 67.5 रुपया इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, और इसमें का बी ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। मैं कह सकता हूं कि x और y का गुणा करने पर 0.324 आता है। तो हो सकता है कि अगर यहां से हम दशमलव उड़ा दूं तो यहां पे 1000 आएगा, हाँ या ना? हाँ। अब कह रहा है कि इनमें से एक संख्या इतना है, यानी कि x का वैल्यू अगर मैं इतना रख लूं और दशमलव हटा करके यहां 10 ला लूं, कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं होगा। एक जीरो से एक जीरो आपको हटाना है, कोई दिक्कत है क्या? इसको काटिए, 12 दूनी 24 और 12 सते 84, जब 100 से डिवाइड इसमें करिएगा तो 0.27 इसका आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए दोस्त, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो यानी 9वां नंबर वीडियो।